वक्फ बोर्ड बचाओ, जातीय जनगणना करवाई जाए, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की सीमा हो, ईवीएम बैन हो, एमएसपी लागू की जाए। इस तरह की हमारी तकरीबन 10-12 डिमांड्स हैं। वक्फ के ख़िलाफ़ एक कानून लेके आ रहे हैं, वक्फ को ख़त्म करने की इनकी साजिशें हैं। तो ये भी देश के संविधान के साथ धोखा है, देश की संविधान की हत्या है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इस सरकार का, जो संविधान विरोधी सरकार है, उसके कान खोलें। इतने देश भर में संपत्ति होगी वक्फ की, इतनी संपत्तियां हैं कि हम देश का बजट फाइनेंस कर सकते हैं और ये हमारी संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं वो अचल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियां उन लोगों की प्रॉपर्टियां हैं जिन लोगों ने वॉलंटरीली अल्लाह सुब्हान व तआला को गिफ्ट करी, कानून के जरिए करी, वो उसके मालिक थे। इस बात की तस्दीक हुई। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड के जो बिल है, जो अभी कोशिश हो रही है कि इस सत्र में पास हो, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। डोमा दलित ओबीसी परिसंघ जो है, जो उदित राज जिसके कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके हेड हैं, और मेरे साथ डोमा से ही जुड़े हुए शख्स हैं। और कल मुस्लिम समाज की एक बड़ी रैली भी हो रही है जिसमें SC ST OBC की भागीदारी होगी। सर, अपना परिचय भी दे दीजिए थोड़ा और बताइए कल क्या है सर, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं पेशे से वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और मैं डोमा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। 1 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली हम लोग कर रहे हैं, जिसका उन्वान, ये सब्जेक्ट ये है, संविधान बचाओ, वक्फ बोर्ड बचाओ, जातीय जनगणना करवाई जाए, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की सीमा हो, ईवीएम बैन हो, एमएसपी लागू की जाए। इस तरह की हमारी तकरीबन 10-12 डिमांड्स हैं। और ये चूँकि तमाम जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है, जो 85% में है, जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी के नाम से जाना जाता है, इसमें उन सब की डिमांड्स हैं। बेसिकली हमारे संविधान पर लगातार हमला हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा उत्तर प्रदेश वाले मामले में, बुलडोज़र मामले में, कि ये संविधान की हत्या है बेसिकली। उससे पहले नूह वाले मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये जनसंहार हो रहा है, जब वो वहाँ पर डेमोलिशन हो रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आज की डेट में जब ये वक्फ के ख़िलाफ़ एक कानून लेके आ रहे हैं, वक्फ को ख़त्म करने की इनकी साजिशें हैं, तो ये भी देश के संविधान के साथ धोखा है, देश की संविधान की हत्या है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इस सरकार का, जो संविधान विरोधी सरकार है, उसके कान खोलें, उसको ये सब करने से रोकें जो हत्या लगातार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका रैली का आयोजन किया है। वक्फ बोर्ड बिल में क्या आपने मसौदा देखा है, क्या है उसमें और क्या उसका असर क्या पड़ेगा मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम संगठनों पर? देखिए, वक्फ का बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और वक्फ को आप समझ लीजिए कि वो दान देते हैं लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को अल्लाह सुब्हान तआला को, अल्लाह को। उसका मालिक अल्लाह हो जाता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल होता है, या उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए 3 पर्पसेस है: रिलीजियस पर्पस, सोशल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस पर्पस तो जैसे मस्जिद हो गई, खानकाएँ हो गई, दरगाहें हो गई, या तुम्हारे कब्रिस्तान हो गए। सोशल पर्पस में तमाम लोग अस्पताल बना दिए, कॉलेजेस खोल दिए, सब पढ़िए उसमें, सबका इलाज करवाइए उसमें। ऐसी चैरिटेबल सड़कें बनवा दी, प्याऊ लगवा दी, तमाम फला के काम कर दिए। तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मेरी प्रॉपर्टी, मैंने अल्लाह से बड़े अस्पताल जो वक्फ ने बनवाए हों। देखिए, बड़े अस्पताल बनने चाहिए थे। हमारी 2011 से लड़ाई चल रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। जो हमारे देश में एक दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसका नाम है, जिनको हम कहते हैं सरदारों के नाम से जानते हैं, सिख भाई हमारे, उनके लिए एक एक्ट है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट। 1925 में वो लागू हुआ था। और जब वो लागू हुआ था, 25 जुलाई 1925 को महात्मा गांधी जैसे शख्सियत ने कहा था कि आज हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। तो बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जैसे हमारी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, हिंदू एंडोमेंट की प्रॉपर्टियां हैं, ऐसी उनकी प्रॉपर्टियां हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट उनको संचालित करता है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट के तहत प्रावधान है कि उसकी बॉडी का चुनाव सिर्फ सरदार करेंगे, और वो देश के अंदर लागू है, उनका इलेक्शन कमीशन है। लेकिन हमारे लिए जब बात आती है, तो एक तो वैसी टूटा फूटा हमारे पास है,
तो पूरी तरह से वो चेंज होना चाहिए था कि मुसलमानों को उसमें अख्तियार दिया जाता है चुनने के लिए। अब वो भी ख़त्म करने की बात करेंगे साहब, आप तो इसके भी लायक नहीं जैसे छोड़ेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में सिख चुनाव करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड का भी इसी तरह से चुनाव होता है? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। 1925 में उनको मिल गया, हमें आज तक नहीं मिला, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बजाय हमें ये राइट देने के कि साहब अपनी बॉडी को आप चुनिए, इन्होंने क्या कर दिया कि इसको वक्फ बोर्ड को ही छीन लेंगे हम। ये कितनी कमाल की बात है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत संपत्ति है, जमीनें हैं, और वो हिंदुओं की जमीनें हैं जिस पर कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीनें हैं जिस पर कब्जा है। ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है सोशल मीडिया, अगर आप देखते हो। हाँ बिल्कुल, वो परसेप्शन, तीनों परसेप्शन का मैं जवाब दूंगा आपको। अभी जो मोदी जी ने बात कही है परसों, वो भी एक बचवाना हरकतें करी हैं, उसकी भी मैं जवाब दूंगा। उन्होंने तो असंवैधानिक हाँ, कहा उन है। तीनों चीज़ का मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, दफ़ा 37 की अगर कोई पढ़ ले वक्फ एक्ट की, तो उसकी समझ में आ जाएगा पूरी दुनिया की। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया को कि मैं अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मैं उस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूँ, तो मैं एक वक्फ डीड बनाऊंगा। जैसे मैं अगर प्रॉपर्टी बेचने जाता हूँ तो उसका बैनामा होता है, तो बैनामे ना हो करके वक्फ डीड बनती है। फिर मैं वक्फ बोर्ड के पास जाता हूँ कि साहब, ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं वक्फ करना चाहता हूँ, अल्लाह को मैं इसका मालिक बनाना चाहता हूँ, आप इसको ले लीजिए। वक्फ बोर्ड के अंदर जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड की दफ़ा 37 के तहत कि वो मेरी प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है, वहाँ के रेवेन्यू कमिश्नर को या डीएम को या तहसीलदार को, जो भी वहाँ पर काम कर रहा है, उनको वहाँ भेजेगा कि साहब ये प्रॉपर्टी शाहिद साहब अपनी वक्फ बोर्ड को देना चाहते हैं, क्या ये इसके मालिक हैं? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी साहब ये मालिक हैं इसके और ये प्रॉपर्टी दे सकती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब वो प्रॉपर्टी जाके वक्फ ही होगी। अब बताइए, ये कॉन्सेप्ट है, ये कानून है, और कहा गया जरा साहब जिस प्रॉपर्टी को चाहते हैं हाथ रख देते हैं, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। मतलब झूठ की इंतहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, बिल्कुल बचकाना बातें, मतलब हर 10-11 साल का बच्चा भी ज़्यादा अकल रखता होगा कि साहब ये असंवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक है तो फिर हिंदू एंडोमेंट एक्ट क्या है, फिर ट्रस्ट एक्ट क्या है, फिर ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट क्या है, फिर ये जो कॉन्सेप्ट है अपनी प्रॉपर्टियों को दान देने का, कोई लोग ट्रस्ट में देते हैं, कुछ लोग किसी सभा में देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे मंदिरों में देते हैं। लगता है वक्फ बोर्ड पर बहुत काम किया है, तो वो खत्म नहीं करना चाह रहे। वो तो कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों को डालना चाहते हैं। मैंने सर वक्फ बोर्ड में 990 प्रॉपर्टियाँ दिल्ली में आज़ाद करवाई। मैं आपकी एक बात का और जवाब दे रहा था अभी कि 300 प्रॉपर्टियाँ भारत की सरकार ने वक्फ की एक्वायर कर ली बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के। दफ़ा 51 में लिखा हुआ है जब तक वक्फ बोर्ड परमिशन नहीं देगा उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। करेंगे, परमिशन लेंगे वक्फ बोर्ड से और साथ में कंपेंसेशन देंगे। अब ये इस बात का जवाब है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को कैसे भारत की सरकार ने लूटा। 300 प्रॉपर्टियाँ दिल्ली में के अंदर एक्वायर कर ली। उन 300 प्रॉपर्टियों को अगर मार्केट रेट की हम बात करें तो उनसे जितना किराया आएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम हर साल उसके किराए से एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, एक हम बढ़िया यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं उसके किराए से। कितने फला के काम होंगे। कितने देश भर में संपत्ति होगी वक्फ की। इतनी संपत्तियां हैं कि हम देश का बजट फाइनेंस कर सकते हैं, और ये हमारी संपत्तियां हैं, ये देश की संपत्तियां नहीं है। तरह के सिर्फ चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है। सर इसमें अचल संपत्तियां होती हैं। चल जो संपत्ति होती है वो तो अचल से जो बनती है उसकी बात है। जैसे जमीनें इनकम आ रही है, जहाँ से रेंटल इनकम आ रही है वो अचल संपत्ति होगी। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं वो अचल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियां उन लोगों की प्रॉपर्टियां हैं जिन लोगों ने वॉलंटरीली अल्लाह सुब्हानहू तआला को गिफ्ट करी, कानून के जरिए करी, वो उसके मालिक थे, इस बात की तस्दीक हुई, खुद सरकार ने करी। ये जोरबाग वाला जो मामला है जमीन वाला, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, जोरबाग वाला मामला और बहुत सारे मामले, ये दिल्ली में 121 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, ये सारी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। इसमें तस्दीक हैं, बाकायदा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स से सर रेवेन्यू ऑफिसर से बड़ा कोई नहीं होता, रेवेन्यू सेक्रेटरी से बड़ा कोई नहीं होता। वहाँ से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी तस्दीकात हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो मैं ऐसी समझने के लिए कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो कितने, क्या हर स्टेट में अलग अलग होता है, हर जिले में, या देश भर में एक ही वक्फ बोर्ड है और उसके इलेक्टेड पर्सन कैसे चुने? ऐसा होता है, हर स्टेट का अलग एक वक्फ बोर्ड होता है, हर स्टेट का अलग होता है।
और उसमें इन्होंने क्या किया, वही तो मैं बताना चाह रहा था कि इन्होंने वक्फ को गुलाम बनाया। पहले गुलाम बनाया, आज तक गुलाम है, और उसका क्या कह रहे हैं, तुम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे ये हम। गुलामी क्या है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन एक एमएलए होता है जो विनिंग पार्टी होता है, जो रूलिंग पार्टी है, और उसका चेयरमैन एक एमएलए हो गया, रूलिंग पार्टी है। तो नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियाँ वक्फ की एक्वायर कर ली, बिना चेयरमैन की परमिशन से कर ली। वो ऑब्जेक्शन क्यों करेगा, क्योंकि उसी पार्टी का तो वो एमएलए है, तो क्यों अपनी पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो ये चीज़ देखिए। दूसरा कौन होता है उसके अंदर, एक सोशल वर्कर होता है, दो मुतवल्ली होती हैं। जो प्रॉपर्टियां को कंसेप्ट है वक्फ की, क्या होता है कि साहब वो प्रॉपर्टियां संचालित करने के लिए दी जाती हैं लोगों को कि आप संचालित करिए, वो मुतवल्ली कहलाती। दो उसके अंदर दिल्ली में 2 मुतवल्ली होती, तो कहीं पे एक मुतवल्ली होता है, वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होता है। एक आपका एडवोकेट्स में से चुन करके आता है, जो बार काउंसिल में चुना जाता है, एक वहाँ से आता है। तो इस तरह का एक कंपोजिशन होता है। लेकिन गवर्नमेंट का इसके अंदर पूरा प्रभाव होता है। सोशल वर्क को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मुतवल्ली को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो वकील है सिर्फ वो चुन करके आ रहा है, वो भी इलेक्शन के जरिए जो उनका बार काउंसिल का हो रहा है वहाँ से आ रहा है। बाकी एमएलए, एक एमपी होता है, मुस्लिम एमपी होता है। तो ये तमाम तरह का ये कंपोजिशन है। ये बिल जो सरकार ला रही है उससे क्या असर पड़ेगा अभी जो वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उस पर? उससे देखिए कितना खतरनाक बात ये कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि हम जुडिशरी की पावर ख़त्म कर देंगे। ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल जुडिशरी है। दिल्ली में आपने हिंदुस्तान में सुना होगा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका अलग ट्रिब्यूनल है, कैट, ठीक है। आपने जीएसटी के लिए अलग ट्रिब्यूनल सुना होगा, आपने बैंक लोन के लिए अलग ट्रिब्यूनल सुना होगा, ठीक है। तो दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रिब्यूनल, एमआरटीपी होता है, एमएससीटी होता है, मोटर एक्सीडेंट किसी का हो गया उसका अलग ट्रिब्यूनल होता है। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली जो किया जाता है, बनाया जाता है, वो कहा जाता है कि सब एक स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेसिफिक कोड बना दी, उसके मामला तो उस कोर्ट में चलेंगे। ट्रिब्यूनल में इन्होंने प्रचारित क्या किया कि साहब इनमें वक्फ बोर्ड का आदमी होता है, जबकि ट्रिब्यूनल में कौन होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, जज, सिटिंग जज। और एक कौन होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, और एक जो मुस्लिम मामलों का जानकार है वो होता है। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है। उसको आप ख़त्म करके आप क्या कह रहे हो, नहीं साहब हम तो इसको डीएम को पावर देंगे। अब देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बुलडोजर वाले मामले में, कि प्रशासनिक जो इकाई है वो जुडिशरी का कार्य नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पर कार्यपालिका है, हमारे यहाँ पर विधायिका है, हमारे यहाँ पर जुडिशरी है। तो जुडिशरी का काम जुडिशरी को करने दें। जो डीएम है वो प्रशासन का काम करता है। डीएम कभी भी जुडिशरी का काम नहीं कर सकता, टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि साहब जुडिशरी खत्म, तो आप एक बेसिक स्तंभ को खत्म करना चाहते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हो, तो वो तो नहीं होने देंगे। वो तो कह रहे हैं हम किसी हिंदू को भी उसमें डालना चाहते हैं। सब ये जो बात है, मुझे बताइए शुभ भाई कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी प्रॉपर्टी में आप आके कहें कि साहब मैं यहाँ से रहूँगा, आप जाइए यहाँ से, क्या मैं होने दूंगा? या वाइस वर्सा आप होने देंगे ऐसा? भाई मेरी प्रॉपर्टी है, क्यों आएगा कोई मेरा हिंदू भाई इसके अंदर? मैंने कहा 3 पर्पसेज हैं हम इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस, सोशल, चैरिटेबल। सोशल में हम अपने हिंदू भाइयों का भी भला करेंगे, हम दलित भाइयों का भी भला करेंगे, ओबीसी का भी, सबका करेंगे हम। चैरिटेबल में हम सबके लिए काम करेंगे। मालिकाना हक तो हमारा है ना, आप कैसे आ जाएंगे साहब? ओवरऑल अगर नंबर्स बताएं तो कितने की संपत्ति है पूरे देश में वक्फ बोर्ड की? सर हमारी जो संपत्तियां हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर हम इसको मार्केट रेट में तब्दील करें तो हर मुसलमान तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का मालिक है। और उसका हाल इस देश के अंदर यह है कि उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है। उसका हाल ये कर रखा है, वक्फ बोर्ड को गुलाम बनाया हुआ है। और अब वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टियों को छीनने की कवायद चल रही है। यानी कि अगर ऐसा हो गया, बिल पास हो गया, तो कब्रिस्तान भी नहीं बचेंगे, मस्जिद भी नहीं बचेंगी, खानकाहें, दरगाह भी नहीं बचेंगी, जो किसी हालत में नहीं होने देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बेसिकली ये संविधान के खिलाफ है। तो अगर आप वक्फ बोर्ड पर कुछ समझना चाहते थे तो ये मैंने कोशिश की है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।